Mixture of sand, silt and clay. यह सैंड, सिल्ट और क्ले का मिश्रण होता है। इज 40 एंड 20%, 40 और 20% पाई जाती हैं। They are mostly found in Agra, Mathura and अलीगढ़। ये मुख्य रूप से आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में पाई जाती है। पाई जाती है। एक सॉइल का नाम दिया जाता है। जैसे आपसे पूछा है कि लोमी सॉइल या दोमट मिट्टी क्या है, फिर एक सॉइल होती है जिसे गुड सॉइल, गुड सॉइल, HU, गुड सॉइल, THU, गुड सॉइल, गुड सॉइल, गुड़ मिट्टी। इट इज सैंडी डिपॉजिट, सैंडी डिपॉजिट। यह एक बलुआ निक्षेपण है, बलुआ निक्षेपण है, विच इज 10 to 20 फुट वाइड, 10 to 20 फुट वाइड, जो 10 से 20 फुट चौड़ा होता है। फाउंड इन बांगर रीजन, यह बांगर क्षेत्र में पाया जाता है, पाया जाता है। इट इज फाउंड इन गंगा यमुना, गंगा यमुना दोआब। यह गंगा यमुना दोआब में पाया जाता है, गंगा यमुना दोआब में पाया जाता है। मोस्टली इन सेंट्रल यूपी, मोस्टली इन सेंट्रल यूपी, मुख्य रूप से मध्य उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में। मध्य उत्तर प्रदेश, मांट और बंजर सॉइल, मांट या बंजर मिट्टी, मांट और बंजर सॉइल, मांट या बंजर मिट्टी। देखो, सॉइल इज सॉइल, ये ऐसी मिट्टी है विच इज लोमी टू सैंडी लोमी, सैंडी लोमी या दोमट से बलुआ दोमट के बीच में पाई जाती है। लोमी टू सैंडी लोमी which have variation in calcium content, which have variation in calcium content, जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। वेरिएशन इन कैल्शियम कंटेंट में कैल्शियम की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। तो जो कैल्शियम की मात्रा कम या ज्यादा हो तो क्या होगा, उससे कैल्केरियस हो जाती है। कैसी हो जाती है? कैल्केरियस। ये जो माल्ट होता है ना, ये माल्ट जो होता है लेस फर्टाइल होता है। कैसा होगा? लेस फर्टाइल होगा। और ये जो बंजर होगा ये तो इनफर्टाइल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनफर्टाइल हो जाएगा। याद रखना, इनफर्टाइल। तो मांट बहुत लेस फर्टाइल, और ये जो आपका बंजर है वो क्या हो जाएगा? द मांट इज मॉडरेटली फर्टाइल और लो फर्टाइल। मांट मांट कम
कम उपजाऊ होता है, while बंजर इज लो और अनफर्टाइल, जबकि बंजर कम उपजाऊ या अनउपजाऊ होती, लो और इनफर्टाइल, कम या फाउंड इन या निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, मऊ, मऊ, बलिया और मऊ। बच्चों नेक्स्ट हमारी जो सॉइल है इसमें, यह है आपका दूह सॉइल, OH, दूह सॉइल, दूह मिट्टी। जो दूह मिट्टी होती है ये नदियों के किनारे जहां पे पानी जल भराव होता है ना, वाटर लॉगिंग्स, इन वाटर लॉगिंग्स में पाया जाता है। देखो, इट इज अ सॉइल फाउंड along waterlogged river banks, यह मिट्टी नदियों के किनारे जल भराव क्षेत्र में पाई जाती है। इट हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट, में आर्द्रता अत्यधिक अधिक होती है। एग्रीकल्चर इज पुअर इन दिस सॉइल, कृषि इस में खराब होती है। This type of soil is found along the Rapti and Ghaghra river. यह मिट्टी राप्ती तथा घाघरा नदी के किनारों पर पाई जाती है। मोस्टली इन ईस्टर्न यूपी, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हो गया। आगे लिखो, हार्ट सॉइल, हार्ट मिट्टी, हार्ट सॉइल, हार्ट मिट्टी। तो इट इज रेड कलर सॉइल, यह लाल रंग की मिट्टी है। रेड कलर सॉइल, यह लाल रंग की मिट्टी है। हैव हाई एल्यूमिनियम कंटेंट, में एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। इट कैन सपोर्ट प्लांट्स लाइक जौ एंड बाजरा, में जौ या बाजरा जैसे पौधे उगाए जा सकते हैं। फाउंड इन नगर, यह कुशीनगर में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए, हमने जो है सॉइल जो है ये कंप्लीट कर लिया। उत्तर प्रदेश सॉइल थी, अलग अलग टाइप देखा, जिसमें प्लेन एरिया में कौन कौन सी पाई जाती है वो देखा था, रेलखंड और पठारी क्षेत्र में कौन पाई जाती थी वो देखा था। उनके अलावा जो बच गई अदर सॉइल, उनका लोकेशन और वो उसका कैरेक्टर क्या होता है, जो जितना आपके एग्जाम में आ सकता है उतना बता दिया। अब देखो, सॉइल से रिलेटेड सवाल आपको घर से लिख कर लाने हैं, थोड़ा सा जाकर मेहनत करना इंटरनेट पे, ये तो फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं कर। क्या है लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिख कर ले आना।
व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सॉइल्स ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां कौन सी हैं? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सॉइल्स ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी हैं? राइट डाउन देयर प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन, देयर प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन, क्षरण की समस्या को बताइए, एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, सजेस्ट सॉल्यूशन, और समाधान बताइए, सजेस्ट सॉल्यूशन और समाधान बताइए। कि क्षरण की समस्या बताइए और समाधान बताइए, 200 शब्दों में लिख। ठीक है, तो अब क्षरण की समस्या मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले क्या करना है, आप थोड़ा खुद सर्च करो। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंपॉर्टेंट सॉइल पढ़ाया है सर ने, समस्याएं क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बता दें, ठीक कर लाओगे। पहले कोशिश करो, एक बार देखो, टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, फिर टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जब अपनी तरफ से प्रयास करोगे फिर वो हो जाएगा। बाकी मैं बताऊंगा आपको कि क्या सीखना था, क्वेश्चन क्या क्या चीजें आएंगी। पहले ही बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, बता तो दूंगा मैं, आप अपनी तरफ से फिर मेहनत करोगे नहीं। और अपनी तरफ से किया गया जो कार्य होता है ना, वो याद रहता है हमेशा, ठीक है। और उस पर से मैं आपको कुछ दूंगा, आप उसमें और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते थे एक्स्ट्रा, तो वो आपका तैयार हो जाएगा। देखो इस तरीके से हमने कई सारे पोर्शन कंप्लीट किए हैं, जिसमें यूपी के अंदर यूपी का स्ट्रक्चर देखा क्या था, यूपी का जो कौन कौन से क्षेत्रों में यूपी का क्लाइमेट देख लिया, यूपी का हमने क्या देख लिया, सॉइल देख लिया पूरा, यूपी के अंदर जो इंस्टीट्यूट वगैरह थे वो भी देख लिया था हमने, यूपी के, अब हमें जो बात करना है, रिवर्स भी देख लिया था यूपी का हमने, और अभी हम जो बात करने वाले हैं वो इरिगेशन। उत्तर प्रदेश में क्या देखेंगे हम लोग, इरिगेशन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्या है, हेडिंग डाल लो, इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सिंचाई, इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। देखो बच्चों, इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं कुछ, पहले आप लोगों को फैक्ट बता देता हूँ, ताकि कम से कम प्रीलिम्स वाला कुछ मामला सेटल हो जाए, फिर मेंस वाला मामला भी धीरे धीरे, क्योंकि देखो मेंस में जब लिखोगे तो फैक्ट भी आपको वहां पे बीच में डालने पड़ते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो जान लो, फिर हम दूसरे इंफॉर्मेशन पे तरह लिखो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड, उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड रेन हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पॉलिसी, रेन हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पॉलिसी इन 2001। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग तथा रिचार्ज नीति, रेन हार्वेस्टिंग तथा रिचार्ज नीति 2001 में शुरू की गई, 2001 में शुरू। अब सुनो, उत्तर प्रदेश में एक डे मनाया जाता है जिसमें हम लोग ग्राउंड वाटर डे, भूजल दिवस, 10 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट्स ग्राउंड वाटर डे ऑन 10th जून। उत्तर प्रदेश 10 जून को भूजल दिवस मनाता है। अच्छा अभी देखो, एक सप्ताह आएगा अभी, 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, इसे भूजल सप्ताह कहा जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट भूजल, उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह, उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट ग्राउंड वाटर वीक फ्रॉम 16 जुलाई टू 22 जुलाई। उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच मनाया जाता है, मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में
ये जो आपका उत्तर प्रदेश ग्राउंड एक्ट जो लाया गया था, ग्राउंड वाटर एक्ट, ये वर्ष 2019 में लाया गया। कब लाया गया है? 2019 में ये लाया गया। देखिए जरा एक्ट है द ग्राउंड उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर एक्ट was launched in 2019. उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर एक्ट 2019 लाया गया। अब एक बात याद रखना, नीति आयोग है, जानते हैं आप लोग, और देश में पहला मॉडल जल ग्राम का घोषणा की गई थी, और ये आपका गांव है जखनी गांव, जो कि बांदा में उपस्थित। क्या नाम है इसका? जखनी गांव, बांदा। लिखो तो नीति आयोग announced first model water village in उत्तर प्रदेश। ये हिंदी वाले लिख लेना ऐसे ही, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश, द नेम इज जखनी विलेज बांदा। जखनी विलेज बांदा का नाम है जखनी गांव बांदा। देखो हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना यहाँ पे 2020-21 से क्या करी जा रही है? चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री स्मॉल इरिगेशन scheme was initiated in 2020 and 2011. The मुख्यमंत्री small irrigation was launched in 2020 and 21. अब देखो उत्तर प्रदेश में एक चीज होता है ना, चेक डैम। क्या होता है? चेक डैम क्या होता है? वही जो आपका क्या होता है, कोई रिवर या कोई कैनाल है, बीच बीच में क्या करते हैं, छोटे छोटे डैम्स बना देते हैं, है ना? इन्हीं डैम्स को, अब इस डैम से क्या होगा कि पानी रुका रहेगा, और पानी का फ्लो अगर ज्यादा होगा तो डैम के ऊपर से पानी निकलता भी रहेगा, तो उस जगह पे ओवरफ्लो भी नहीं होगा, और जब स्टोरेज भी हो जाएगा, पानी का क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2008-9 से चेक डैम निर्माण योजना संचालित की जाए। चेक डैम फॉर्मेशन स्कीम are initiated in 2008 and 9. It promote irrigation and groundwater recharge. इससे सिंचाई और भूजल रिचार्ज में मदद मिलती है। अच्छा, एक चीज और जानो, उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना चलाई है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिशियन। क्या बोलते हैं? आर्टेशियन वेल। क्या बोलते हैं? आर्टेशियन वेल। और इसको आर्टेशियन वेल भी कहते हैं, या इसको पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पाताल तोड़ कुआं। और ये जो स्कीम चलाई जा रही है, कहाँ पे चलाई जा रही है? बुंदेलखंड क्षेत्र। थोड़ा सा जानते हैं आर्टिशियन वेल होता क्या है। देखो बच्चों, कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है?
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ भूभाग है और यहाँ से क्षेत्रों से वाटर रिचार्ज होता है, यहाँ से वाटर रिचार्ज होता है और इस पूरे एरिया में यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। दो रॉक्स हैं, यहाँ पे क्या है, हार्ड रॉक है कोई, और ऊपर क्या है कोई, ये सॉफ्ट रॉक है। ये हार्ड रॉक्स के बीच में और सॉफ्ट रॉक के बीच में यहाँ पे क्या इकट्ठा हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है। अभी हार्ड रॉक के नीचे तो पानी जाएगा नहीं, यहाँ सॉफ्ट रॉक से परकुलेट होकर आ रहा है यहाँ पे, और इधर से भी वाटर रिचार्ज हो रहा है, उधर से भी वाटर रिचार्ज हो रहा है। लेकिन ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा थोड़ा लो लेइंग एरिया है ना, पानी यहाँ पर है लेकिन ये एरिया कैसा है, लो लेइंग एरिया। और प्रेशर अगर देखें तो यहाँ पे वाटर टेबल क्या है, ऊंचा है, वाटर टेबल क्या है, ऊंचा है। और बीच वाला जो आर्टिशन वाला एरिया है, ये क्षेत्र, ये टेबल का लैंड मास क्या है, नीचे है। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई लैंड मासेस इधर भी है, इधर भी लैंड मासेस है, और यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है। और वाटर का जो तल है, वाटर लेवल है वो यहाँ तक, लेकिन उसका जो प्लेन है बीच वाला, वो प्लेन उस लेवल के क्या है, नीचे है। यहाँ पे हार्ड रॉक है, ये वाला भी क्या है, हार्ड रॉक है, इधर बीच में सॉफ्ट रॉक पाया जा रहा है जिससे पानी परकोलेट होकर आ रहा है यहाँ। अब क्या होगा बताओ, ये पानी पे प्रेशर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पानी का फोर्स है ना, वेट तो होगा ना इसका कुछ, यहाँ पे इसका वेट है, इधर भी क्या है, इसका कुछ वेट है, और इस वेट की वजह से इसके ऊपर कुछ प्रेशर बन रहा होगा। टंकी है, टंकी में पानी भरे हुए हो आप, नल ऐसे बंद कर देते हो आप, लेकिन जो पाइप में पानी है उसके ऊपर कुछ प्रेशर तो होगा ना ऊपर से टंकी का, और जैसे ही आप खोलते हो तुरंत क्या निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है उसमें। सिमिलरली यहाँ पे तो कुछ तो प्रेशर होगा। अगर इसी में अब इस प्रेशर की वजह से ये पानी ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, और जहां से भी क्रैक्स डेवलप कर लिया अगर इसने, तो यहाँ से पानी क्या आएगा, यहाँ से बाहर आना शुरू हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिशियन, क्या बोलते हैं, आर्टिशियन वेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आर्टिशियन वेल। तो ये नेचुरली है ना, नेचुरली अंडर प्रेशर ये पानी क्या होता है, बाहर आता रहता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा ना कुछ दिन पहले कि राजस्थान के जो एरिया था, अचानक से ढेर सारा पानी निकलने लगा था। तो एक्चुअल में कुछ और नहीं था, यही था, क्या था, आर्टेशियन बेसिन का स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो आसपास के एरिया में क्या था, प्रेशर ज्यादा था, वहां पे उन्होंने थोड़ा सा खोदा, सरफेस वीक हुआ, तुरंत पानी क्या होने लगा, बाहर आने लगा। तो इसी क्या बोलते हैं, आर्टेशियन वेल। उत्तर प्रदेश में आर्टेशियन वेल बनाने का जो प्रोग्राम है, ये कहाँ पे चल रहा है, बुंदेलखंड, कहाँ पे चल रहा है, बुंदेलखंड, देख लो। तो आर्टेशियन वेल योजना has been initiated in बुंदेलखंड रीजन। आर्टेशियन वेल या पाताल तोड़ कुआं योजना, पाताल तोड़ कुआं योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है। हो गया। अब देखो पानी की समस्या हमने बताया था आप लोगों को, जब रीजन वाइज पढ़ाया था, पानी की समस्या में बुंदेलखंड का नाम बहुत ऊपर है, क्योंकि ड्राई रीजन होता है, कम बारिश होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका जो प्लेटू रीजन है, प्लेटू रीजन और आपका सेमी प्लेटू भी अगर कह लें हम इसको, सेमी प्लेटू रीजन, इन क्षेत्रों में एक जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आपका सामूहिक नलकूप, कम्युनिटी नलकूप, हैंडपंप। हैंडपंप नलकूप क्या होता है, हैंडपंप। तो ये आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कम्युनिटी योजना योजना चलाई जा रही है, कहाँ पे, पठारी व अर्ध पठारी क्षेत्र। ये किधर मिलेंगे, पठारी अर्ध पठारी क्षेत्र, सदर्न यूपी के क्षेत्र में, बुंदेलखंड एरिया, थोड़ा सा आगे और आपका हमीरपुर साइड का एरिया, झांसी का एरिया, ये सब ललितपुर, ये सारे एरिया में मिले, है ना, लिख लो। इन प्लेटू एंड सेमी प्लेटू रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश,
हिंदी वाले माध्यम वाले बच्चे सेम ऐसे लिख लो ना सारे, क्योंकि ये फैक्ट ही है, ज्यादा समझाना नहीं। इन प्लेट्यू एंड सेमी प्लेट्यू रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कम्युनिटी हैंडपंप और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कम्युनिटी हैंडपंप was started in 2011-12 2011-12। इसी तरीके से बच्चों देखो, बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही एक और स्कीम चलाया जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं खेत तालाब योजना। क्या बोलते हैं हम लोग? खेत तालाब योजना। इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों, जो योजना होती है ना, योजना का नाम आप कई बार क्या मिले, जैसे कि आपके स्वच्छ भारत अभियान है, तो आप अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, क्या बोलोगे? स्वच्छ भारत अभियान ही लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बुंदेलखंड रीजन, अब बुंदेलखंड रीजन, इन बुंदेलखंड रीजन खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना has been started has been started has been started for irrigation and groundwater recharge, for irrigation and groundwater recharge, for irrigation and groundwater recharge। अच्छा, एक बात और जानो, हमारे अगर ऐसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में ड्रिप और स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर क्या चीज होता है? स्प्रिंकलर, आपने वो पत्ती देखा होगा ना, वो पार्क में ऐसे घूमती रहती है और जल छिड़कता रहता है ऐसे ऐसे, तो क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रिंकलर बोलते हैं। और ड्रिप इरिगेशन क्या, जैसे मान लो कि एक पाइप है, ऐसे पाइप है और बीच बीच में क्या बनाया गया, इसमें छेद, और इन छेद से जल क्या हो रहा है? टपक रहा है। और यहाँ पे कोई प्लांट लगा दिया हमने, प्लांट लगा दिया और इस प्लांट को क्या मिल रहा है? पानी मिल जा रहा है, तो इसको ड्रिप इरिगेशन। अच्छा, ये जरूरत ज्यादा कहाँ पड़ेगी? जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो, किसान उसे वहीं अडॉप्ट करेगा। तो ज्यादातर जो इससे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर से सिंचाई हो रही है, वो कहाँ हो रही है? बुंदेलखंड रीजन। Sprinkler and drip irrigation are being widely used is being widely used in Bundelkhand region. Sprinkler and drip irrigation is being widely used in Bundelkhand region. बुंदेलखंड रीजन। इसी तरीके से बच्चों देखो, केंद्र सरकार ने एक योजना निकाला था जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। मैंने आपको पढ़ाया भी है, याद है? केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बताया भी था। तो इसको जो है दिसंबर 2001 में क्या दे दी गई थी? मंजूरी दे दी गई, और फाइनली ये लिंक प्रोजेक्ट हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो चलो ठीक है, इसको बस लेके याद रख लेना। तो निर्माण हेतु इसको मंजूरी कब दी गई थी? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट got permission from Uttar Pradesh government, got permission from Uttar Pradesh government in December 2021, December 2021। अब थोड़ा सिंचाई की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई जो होता है, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है? नलकूप से होता है। किससे होता है? अरे बनाते हैं ना वो ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल से होता है सबसे ज्यादा। कौन सा? ये सिंचाई होती है, लिख लो। ट्यूबवेल से कितना सिंचाई होगा? 73.9%। देखो,
इन उत्तर प्रदेश में द हाईएस्ट इरिगेशन मेथड इज ट्यूबवेल मेथड इज ट्यूबवेल मेथड वेल मेथड इट इज अराउंड 73.9%, जो कि लगभग 73.9% है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ जो कैनाल इरिगेशन है वो कितना है 15.8%। टोटल कैनाल इरिगेशन इज 15.8%। कुल नहर सिंचाई 15.8% है, 15.8% है। एंड वेल वेल इरिगेशन, कुएं से सिंचाई, ट्यूबवेल अलग है ना, वेल अलग है। तो कुएं से सिंचाई कितना होता है 9.1%, 9.1%। लिख लिया। इसी तरीके से तालाब, झील या पोखरा है ना, पॉन्ड, लेक, सबसे कितना होता है 0.6। फ्रॉम पॉन्ड, लेक अराउंड 0.6%। एक बात जानो, हमारे यहाँ जो ये जो परियोजनाएं हैं लाइक नलकूप हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये किस में आएंगे? ये आपके किस में आते हैं? स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट में आते हैं, क्योंकि इनके लिए हमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्यूबवेल बनाना है, एक छोटा सा कुआं खोला, वहां पे पंप लगाया और क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन जो अगर हमें नहर बनाना हो, डैम से निकालेंगे, कहीं से बनाएंगे, पहले क्या निकालेंगे हम, नहर निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, लार्ज प्रोजेक्ट, लार्ज इरिगेशन या बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इतना दिमाग में बैठा लो कि ये सारे किसमें आते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर कहा जाए कि स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा, तो क्या आएगा, नलकूप, कुआं और तालाब। देखो, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, वेल, ट्यूबवेल, वेल एंड पॉन्ड, pond comes under small irrigation project, comes under small irrigation project, while जबकि जबकि canal and dam comes under large irrigation project, canal and dam comes under large irrigation project। अच्छा, तो ये तो हम समझ गए ना कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, बोलो, किससे होती है? नलकूप से होती है ना, ट्यूबवेल से होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अच्छा, तो सबसे पहले नलकूप की सिंचाई जो शुरू हुई थी ना 1930 में मेरठ से शुरू, पहले बता दिए, पता था? ट्यूबवेल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन was started from Meerut in 1930, 1930। अच्छा, अब सवाल अलग से आ जाए थोड़ा सा कि इसमें जो आपके ट्यूबवेल है, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा किधर है, कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं ट्यूबवेल? तो पश्चिमी क्षेत्र, इधर है उत्तर प्रदेश के पश्चिम। द कंसंट्रेशन ऑफ well, irrigation irrigation is highest in western UP, highest in western UP, वेस्टर्न यूपी। ये फैक्ट है, ये तो करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, कई बार आपको नलकूप वगैरह के बारे में लिखने के लिए आ गया तो इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हो।
सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट किया गया था, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरीके की बातें आप लिखोगे, ठीक है। हाँ, इस तरीके से देखो सिंचाई कार्यालय अगर पूछ लिया जाए आपसे, उत्तर प्रदेश का प्रथम सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया था तो सहारनपुर में। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट इरिगेशन ऑफिस was opened in सहारनपुर। सबसे पहला पहला the first irrigation office was opened in सहारनपुर। कब हुआ था? 1823। अब देखो इसमें कुछ नहरें हैं हमारे यहाँ, नहरों को याद रखना। 1830 में, है ना, क्या क्या शुरू किया गया है? ये आपका पूर्वी यमुना नहर। देखा जाएगा कि कब इसका निर्माण संपन्न हुआ है, तो 1830 में। ऐसे एक कॉलम बना लो, तो लिख लो 1830, क्या लिखोगे? ईस्टर्न यमुना कैनाल। 1830 में ईस्टर्न यमुना कैनाल। 1854 में अपर गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल। 1878 1878 में आगरा नहर, आगरा नहर। और 1878 में ही आपका लोअर गंगा कैनाल का फॉर्मेशन। जान लो, ये उत्तर प्रदेश वाले ऐसे ही सवाल करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेतवा कैनाल एक बनाया गया है, बेतवा कैनाल का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1885 में। और ये एक्चुअल में बेतवा कैनाल जो बनाया गया है झांसी, जालौन और हमीरपुर में इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो बेतवा कैनाल और बेतवा कैनाल का निर्माण, अंग्रेजी में लिख लो यहाँ। बेतवा कैनाल का निर्माण 1885 में 1885 में झांसी, झांसी, जालौन, झांसी, जालौन और हमीरपुर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया। कि देखो इसके बाद क्या हुआ कि स्वतंत्रता मिल गई हमको, और स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के अंदर बहुत तेजी से कैनाल जो है विकसित किए जाने लगे। और मोस्टली जो कैनाल जो विकसित हुए किधर पाए गए? आपको वेस्टर्न पार्ट में पाए गए। आज भी जो कैनाल का ज्यादा जो ब्रांचेज है वो किधर है? आपके वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा है हमारे। तो जरा आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कैनाल प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड, नहर परियोजनाएं चलाई गई, which were mostly focused in western यूपी, जो मुख्य रूप से पश्चिमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित रही। अब इसमें देखो जरा, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 2021-22 तक जो डेटा हमारे पास है अभी के अनुसार में, जो नेट इरिगेटेड एरिया है, नेट सोन एरिया उत्तर प्रदेश का, वो 87.8%। यानी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो इरिगेटेड एरिया है वो काफी ज्यादा है। देख लो,
देख लो, इन द ईयर 2021 द परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया, नेट सोन एरिया इन उत्तर प्रदेश इज 87%। 87%। इसका क्या मतलब हुआ? नेट इरिगेटेड एरिया और नेट सोन एरिया। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इधर से। 2000 के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बुआई क्षेत्र से प्रतिशत 87.0%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बुआई क्षेत्र, समझो, ये कोई पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया अगर मान लेते हैं, और इस पूरे इसमें से अगर हम इतना क्षेत्र मान लें कि यहाँ पे क्या होती है, खेती की जाती है ना, तो इस जितने क्षेत्र में खेती की जाती है उस खेती का ये जो 87% एरिया है, दिस एरिया, ये कैसा हो चुका है? इरिगेटेड है। यानी 13% एरिया अभी ऐसा है जो क्या है? अनइरिगेटेड है अभी, जो बुआई वाला सोन एरिया है ना, इसमें कौन सा एरिया छोड़ दिया गया? पूरा अरे शहर का एरिया जहाँ पे खेती, या जहाँ पे बंजर भूमि है, जहाँ कोई फॉरेस्ट है, तो सोन एरिया नहीं कहा जाएगा, है ना। जहाँ पे खेती हो तो उस खेती का 87% हो चुका है इरिगेटेड। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, वर्ष 2019-20 उत्तर प्रदेश की जो फसल गहनता है वो 165.6% है। लिख लो, द क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश अराउंड 165.6%। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 165.6% है। क्रॉप इंटेंसिटी, फसल गहनता, इसका फॉर्मूला लिख लो। क्या है फॉर्मूला? क्रॉप इंटेंसिटी का है सकल फसली क्षेत्र डिवाइडेड बाय शुद्ध बोया गया क्षेत्र इनटू 100। इसका नहीं है, पूरे का इनटू 100। अभी बताते हैं क्या, मत हो, फॉर्मूला पहले लिख लो। ये अंग्रेजी में फॉर्मूला लिख लो। क्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100, ऐसे लिख लेना। क्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया 100, ऐसे लिखा जाए। ये मत समझ लेना कि इस नेट सोन एरिया में 100 का गुणा किया गया, ये जो बचेगा ना इन दोनों में उसमें 100 का गुणा किया गया। अब ये क्या होता है समझो, ये जैसे मान लो कि एक खेत है, मैं मान लेता हूं, तो ये जो खेत है इसे हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे नेट सोन एरिया, यानी कि पूरा जो बुआई का क्षेत्र है। और अगर इस क्षेत्र में मैंने दो फसल काट ली, कितनी फसल काट ली? दो फसल काट ली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। समझ भाई बात? यानी एक ही फसल पे हमने क्या उगाया? दो बार फसल एक ही खेत पे उगाया, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो 200% हो जाएगा। हमने 3 फसल उगा ली तो कितना हो जाएगा? 300%। तो इस तरीके के पूरे यूपी में जो नेट सोन एरिया है और ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अगर हम करेंगे तो हमें कितना परसेंट निकलेगा? 165.6%। क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है, दो बार फसल काट लेते हैं उसी खेत पे, कई जगह पे 3 बार भी काट लेते हैं, और कई जगह पे क्या होता है, एक बार ही काट पाते हैं। तो इसको टोटल मिलाकर हमने इतना, हमें पता है कि इतना मिला है हम, है ना। देखो, तो बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेटा, हाल ही के डेटा के अनुसार द एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज 155.40%. The average crop intensity of India is 155.40%. औसत भारत की औसत फसल गहनता 155.40% है। and crop intensity of UP have become 177.10%, and crop intensity of UP have become 177.10%.
और उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 177.10% देखो, एक तो डेटा है 2019-20 का, और अभी जो नया डेटा जो यूपी गवर्नमेंट ने बताया है के अनुसार अब कितना हो गया, 177.10 लिखा जाएगा। अगर जो 19-20 अगर आ गए आपके एग्जाम के तो 165 वाला 66 वाला लगाना, और अब जो आएगा लेटेस्ट का पूछ लिया केवल ऐसे ही, तो क्या बताओगे, 177.1। तो पूरे इंडिया के जो आपकी क्रॉप इंटेंसिटी है उससे क्या है, ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की क्रॉप इंटेंसिटी याद रखें। कुछ और बात कर देते हैं इसमें। तो ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ यूपी इज अबाउट 139.4 लाख। अभी तक परसेंटेज में लिखा था, अब इसमें लिख ले, हेक्टेयर में लिख लो, इसको लिख लो दो। तो टोटल इरिगेटेड एरिया 139.4 लाख कुल सिंचाई क्षेत्र। ठीक है, अभी हम लोग कुछ फैक्चुअल बातें ही कर रहे हैं, कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग क्या बातें करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक पूर्वी यमुना नहर है ना, ईस्टर्न यमुना कैनाल, और ईस्टर्न यमुना कैनाल इसका जो है क्या रोल है, कहाँ पे सिंचाई होती है, या ऐसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो कैनाल इरिगेशन है, कैनाल इरिगेशन से रिलेटेड जो है आप कहा क्या फायदे हैं, कैनाल इरिगेशन का पैटर्न किस तरीके से है, ये सारे, और इसके प्रॉब्लम क्या है। तो आपको एटलीस्ट या किसी एक पर्टिकुलर कैनाल को लेकर भी पूछा जा सकता है, तो उसको आपको कैनाल को पता होना चाहिए, कौन सा कैनाल कहाँ पे इरिगेशन कहाँ पे जा रही है। क्लिम्स पे भी पूछा, तो क्लिम्स प्लस मेंस अभी तक जितनी हमने पढ़ी चीजें वो सारी किसकी, क्लिम्स वाली थी, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो प्री कम मेंस वो दोनों इसके अंदर आएगा, लेकिन इसको हम लोग कल से स्टार्ट, आज इसको। थैंक यू।